क्लियरली सारे क्लियर जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है और छोटा पिक नहीं आ रहा है। अगर ऑडिबल विजिबल क्लियर हो तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए सही है, सिलेबस बीटीएससी वाला ही है सर, ठीक है। वो सब बताएंगे क्लास के ग्रुप में, सारा चीज़ और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो जो मिडवाइफरी आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है उसका कंपाइलेशन करने जा रहे हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 120 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम लोग करने जा रहे हैं। जितना क्वेश्चन आज हो पाएगा सबको एक साथ करेंगे और सारे स्टूडेंट का रिवीजन भी हो जाएगा और यहीं से सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फटाफट बता दीजिए, अगर आप लोगों को क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी करना शुरू कर दीजिए। सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, रेनू, रिया, पूजा, उजाला, उसके बाद काजल वर्मा। चलिए सभी फटाफट इसका आंसर करिए। कह रहा है कि संबंध बनाने के बाद आप सबका रिवीजन भी होंगे, उसके बाद नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। देखते हैं कौन कितना रिवीजन करके आए हैं। चलिए इसका आंसर करिए। सारे टॉपिक का एक साथ मतलब कि कंबाइन क्लास होंगे, जिसमें कि सारा क्वेश्चन एक जगह टॉप 100 जो हम लोगों का टारगेट है सारे टॉपिक का करने का, उसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इस बार आपको रिजल्ट चाहिए तो आप क्लास से ज़रूर जुड़िएगा और क्लास होने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि संबंध बनाने के बाद डायफ्राम, आज तेजी से क्वेश्चन करेंगे इसलिए कि सारे क्वेश्चन को हमने करवाए भी है और एक जगह सबको एक साथ सारे क्वेश्चन को कर देते हैं एक सिंगल क्लास में। कह रहा है कि संबंध बनाने के बाद डायफ्राम गर्भ निरोधक उपकरण को कितने समय तक लगाकर रहने देना चाहिए। मतलब कि गर्भ निरोधक के लिए मतलब डायफ्राम जो उपकरण है उसको कितने समय तक लगे रहने देना चाहिए। 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 2 घंटे। तो अगर आंसर की हम बात करें तो रेणु का आंसर बी आ रहा है और रिकेश का भी आ रहा है। उसके बाद श्वेता भी जुड़े हैं, निशा का भी है, शांति। चलिए ठीक है, तो बी इसका बहुत सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं। 6 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर दिया भी गया है, तो ज़्यादा चर्चा यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको जानकारी चाहिए। संभोग के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुक्राणु स्थिर हो गए हैं और अंडे को निषेचित करने से रोका गया है, तो ये इसके लिए डायफ्राम को कम से कम 6 घंटे तक लगा रहने देना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका आंसर फटाफट करिए, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि गर्भवती न होने वाली गर्भाशय का अनियमित वजन कितना होता है। यदि कोई महिला गर्भवती नहीं हो रही है तो उसके गर्भाशय का वजन अप्रोक्सीमेटली कितना होते हैं। अनुमानित वजन के बारे में पूछा है, तो कितना होता है। इससे अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो गर्भाशय का कितना वजन होता है, इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वो तो लगभग सब जानते हैं कि 11 केजी के अप्रॉक्स में वजन बढ़ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट नहीं जानते रहते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर करिए फटाफट। अगर गर्भवती न होने वाली गर्भाशय के वजन की हम बात करें तो वो कितना होता है, तो 60 ग्राम होता है। और सबने आंसर किए भी है, जैसे कि अमृता, रेणु, निशा, रिकेश का आया है, उजाला का, ज्योति का भी ये है, शांति का, उसके बाद नेहा का, रिया का, सबका ये है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई महिला गर्भवती नहीं हो रही है तो उसके गर्भाशय का जो अनुमानित वजन होंगे वो 60 ग्राम होंगे। कितना होंगे, 60 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि दुनिया भर में जो मातृ मृत्यु दर होती है एमएमआर, दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण, जो जनरल रीजन है, सबसे आम कारण क्या है। उच्च रक्तचाप के कारण होता है, या संक्रमण के कारण होते हैं, या प्रसूति के दौरान जो रक्त स्त्राव होते हैं उसके कारण होते हैं, या डी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, एक्लैम्पसिया के कारण। तो क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका आंसर करिए। दुनिया भर की बात कर रहा है कि दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर का सबसे आम रीजन कौन सा है, कौन सा सबसे आम कारण है। ज़्यादातर स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं, प्रसूति के समय जो रक्त स्त्राव होते हैं वो बता रहे हैं। सी ऑप्शन की तरफ ज़्यादातर स्टूडेंट जा रहे हैं। श्वेता, ज्योति, रेणु, शांति, रिकेश, पूजा कुमारी, रिया, सर्वेश, निशा,
अमृता, सबका लगभग सी आ रहा है। सी बिल्कुल सही है। और आप लोगों का इससे ये पता चलता है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन किए हैं, और रिवीजन किए हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपने रिवीजन कर रखे हैं तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। इसी तरीके से सारे टॉपिक जो भी आपका सिलेबस डिफाइंड किया गया है, उस सारे सिलेबस का सारा क्वेश्चन करवाएंगे टॉपिक वाइज, और सबका एक साथ कंपाइलेशन क्लास भी मिलेगा। तो उससे ये पता चलेगा कि आप कितने मतलब कि सही कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद काउंट करिएगा उसमें से आप कितना सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें से आप देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। क्योंकि ये तो हमने एक बार करवा दिया है टॉपिक, मतलब कि अलग अलग क्लास 5-6 क्लास करवाकर, और एक साथ सबको मिल जाएगा तो बेहतरीन होंगे। रिवीजन करते समय जब नज़दीक आएंगे उस समय भी अभी भी अच्छा रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि कौन सा एक स्त्राव मतलब कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं है। इसमें से कौन सा स्त्राव है जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं है। इसमें सारा ऑप्शन इंग्लिश में ही रह गया। ऑस्ट्रोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रोजेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका आंसर तो सब कर सकते हैं, वो तो इंग्लिश में रह गया था। इसका आंसर लगभग सबका आना चाहिए, और उसका भी 4 का भी आंसर लगभग सारे स्टूडेंट सही किए हैं। डी ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट का आया है, रेणु का आया है, और ज्योति का आया है, रिकेश का भी आया है। उसके बाद सर्वेश, नेहा, शांति सबका है। 5 का आ जाएगा। 5 का अमृता ए बता रहे हैं, रेणु का ए आ रहा है। क्वेश्चन है कि मां बनने वाली स्त्री को बताना चाहिए कि दूध का निम्न स्रोत है। इसमें से कौन सा है जो दूध का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये अगर आप जॉब पे जाइएगा तो कोई स्त्री आएंगे जो गर्भधारण मतलब किए हुए हैं या होने वाले, उसको तो ये बताना पड़ेगा कि मतलब कि कौन से मतलब किस टाइप से आपको आहार लेना चाहिए ताकि दूध का मतलब कि स्रोत बढ़े। क्योंकि स्तनपान तो कराना है, बच्चे के जन्म देने के बाद तो स्तनपान कराना पड़ेगा महिला को। इसके लिए दूध तो चाहिए ना, तो उसमें आपको क्या सजेशन देना चाहिए, किस तरीके से उसको आहार लेना है, तो कैसे आहार में दूध का स्रोत माना जाता है। तो ये हमने बहुत पहले भी किए थे, और आप सब जैसे आंसर कर भी रहे हैं कि कैल्शियम युक्त चाहिए। किस तरीके का आहार चाहिए, तो एक गर्भवती महिला को दूध के लिए कैल्शियम युक्त आहार का मतलब कि सेवन करना चाहिए, और यही आपको बताना भी पड़ेगा। और सबने आंसर किए भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का, रिया का, ज्योति का, रिकेश का, नेहा का, श्वेता का, सिंपू नाम है, सिंपू कुमारी, सर्वेश, निशा, संगीता, सबका लगभग ए आया। शांति भारती भी ए बताए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम युक्त मतलब कि दूध हो, मतलब दूध के लिए कैल्शियम युक्त आहार की सजेशन देना चाहिए, बताना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय न लेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें ज़्यादा करना है, 100 क्वेश्चन करना है। तो 100 क्वेश्चन करेंगे तो उसी अनुसार हमको क्वेश्चन ज़्यादा समय आपको देंगे नहीं आंसर करने के लिए। 10 से 15 सेकेंड में जो भी स्टूडेंट आंसर करेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन हो जाता है। 5वें दिन, 11वें दिन, 20वें दिन या दूसरे दिन। निषेचित जो अंडाशय होती है उसका गर्भाशय की दीवार पर जो आरोपण कब हो जाता है, ये आपको बताना है। किस दिन मतलब कि पूर्ण हो जाता है। और ये पीडीएफ, सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। क्लास एंड होते ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा, क्लास के ग्रुप में। वहाँ पर ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। यही टॉपिक ठोक नहीं, सारा टॉपिक का मिलेगा। अभी फिलहाल इसका भी मिल जाएगा। जो पेड क्लास ग्रुप में जुड़ते हैं उसको तो सारा टॉपिक का एक साथ मिलते हैं, और क्लास वाइज भी उसको नोट्स मिलते रहते हैं। जैसे जैसे क्लास होते हैं वैसे वैसे नोट्स भी मिलते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, जिसको भी एएनएम में इस बार रिजल्ट चाहिए कि नहीं, हमें इस बार जो नौकरी की ज़रूरत है, हमें रिजल्ट लेना है इस बार एएनएम में, तो आप लोग पूरी तरीके से विश्वास करके क्लास में जुड़िए। अगर 10,709 एएनएम में रिजल्ट हुआ है सबका, तो आपका भी होगा। तो कैमे दिन में ये पूर्ण रूप से आरोपित हो जाता है, मतलब जो निषेचित अंडे होते हैं वो कब आरोपित हो जाता है, गर्भाशय की दीवार पर। तो ये आपका 11वें दिन। कब, तो 11वें दिन। और सबने आंसर किए भी है, बी आंसर लगभग सबका आया हुआ भी है। अगर हम देखें तो अमृता फर्स्ट ऑफ ऑल बताए थे, रेणु का आया है, नंदिनी, रिकेश, सिंपो, निशा, ज्योति, सबने लगभग बी बताया, संगीता, श्वेता, नेहा,
संगीता फी क्या है सर? फी अभी 499 है, पूरा कोर्स का है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 499 है पूरा कोर्स का फी है, जिसमें नोट्स, क्लासेज, क्लास नोट्स, सारा चीज़ मिलेंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वें दिन में जो निषेचित अंडे होते हैं वो गर्भाशय की दीवार पर आरोपित हो जाता है। और कल से आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिडवाइफरी का सारा क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करके करवा देते हैं। इससे पहले 5-6 क्लास हुए थे, वही सारे क्वेश्चन को एक जगह करवा दे रहे हैं। चलिए, इसका आंसर करिए। कह रहा है कि टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? प्लेसेंटा के बारे में आगे भी क्वेश्चन आएगा। प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण को क्या होता है, तो पोषक तत्व ये सब, ऑक्सीजन, पोषक तत्व ये सब पहुंच पाता है। प्लेसेंटा का अहम रोल होता है गर्भ में भ्रूण के मतलब कि बढ़ने के लिए, बेबी तक बनने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 या 1000 ग्राम। तो कितना होता है? फटाफट आंसर करिए। आंसर की हम बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट 500 ग्राम बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। तो सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। पूजा, नेहा, रेणु, श्वेता, नंदनी, उर्वेश, उजाला, निशा, सबका लगभग सी आंसर आ रहा है 500 ग्राम। 500 ग्राम बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। इस तरीके से अगर आप सारे टॉपिक का रिवीजन करते चलिएगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। हम आपको नोट्स भी दे देते हैं, अगर नोट्स से रिवाइज करते हैं, एक दिन आपका रिवीजन क्लास जो कंबाइन होते हैं उसमें अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। इससे पता चलता है कि आप रिवीजन कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। तो इससे आपका, इस पे भी, यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पिछले क्वेश्चन था उसी से रिलेट करके है कि टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फ्यूटल ऑर्गन का होता है? 1/5वां, चौथा या 4/5वां भाग या 1/2 भाग? तो ये कितना होता है टर्म पर? तो इसका 4/5वां भाग होता है। कितना? 4/5वां भाग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर भी रहे हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होंगे। इसका आंसर तो सबका आना चाहिए। सी बहुत सारे स्टूडेंट आंसर किए भी है। अगर हम देखें तो 8 का बहुत सारे का बी और सी दोनों आ रहा है। अंजलि का शांति, अमृता, नेहा, सिंपा, सिंपू नाम है, उजाला, श्वेता, श्वेता का बी था, उजाला का सी था, प्रवेश का सी था, संगीता, प्रिया का भी सी था, नंदिनी का, ज्योति का भी सी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमको बहुत क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है। आप लोग एनर्जी के साथ 1 घंटा क्लास में जुड़िए, आपका मिडवाइफरी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरा कमांड हो जाएगा मिडवाइफरी पे। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। अगर एएनएम के एग्जाम में सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो यही टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक से बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन करते हुए चलना है और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। सोनी कुमारी सी आंसर करें। चलिए सोनी, आप क्लास में जुड़े हैं क्या? आज आप ही जुड़े हैं क्या आज मॉर्निंग में? चलिए, पेड क्लास में इसका आंसर करिए। कह रहा है कि पहली तिमाही में गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? तिमाही तो आप जानते हैं ना, ट्राइमेस्टर। जैसे कि 9 महीना का जो गर्भधारण होता है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही। पहला तिमाही मतलब कि 3 महीना का होता है, उसके बाद दूसरा तिमाही, उसके बाद तीसरा तिमाही। आज आएगा क्वेश्चन कि पहला तिमाही कब से कब, किस से किस सप्ताह तक होता है, ये भी आएगा। ठीक है सोनी जी, आपको क्लास में जोड़ भी दिए हैं, आप ही जुड़े होंगे तो आपको नोट्स सारा चीज़ तो मिला भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पहली तिमाही में गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? आंसर करिए। पहला है हार्मोनल, और जो हार्मोनल होता है उसका असंतुलन होना। जैसे कि बहुत सारा हार्मोन निकलते हैं ना बॉडी में, गर्भ धारण करते हैं तो उस समय और भी बहुत सारा हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद है गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं होना, गुणसूत्र की असमानताएं, या मृत संक्रमण। तो क्या होगा? आंसर की हम बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट सी बता रहे हैं। प्रवेश, सर्वेश, अंजनी का है, श्वेता का सी है, उसके बाद सोनी, सोनी कुमारी, ठीक है। चलिए, रेणु का भी सी है, और विकास का, अमृता का, शैम्पू का सी है। सी बिल्कुल सही है। गुणसूत्र की क्रोमोजोम कह सकते हैं, इसकी असमानताएं के कारण ही पहली ही तिमाही में गर्भपात का सबसे आम कारण बनना है। मतलब कि सबसे आम जो रीजन है गर्भपात होने के पहली तिमाही में वो क्या है? तो गुणसूत्र की असमानताएं,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सी आंसर किए भी हैं। सी बिल्कुल आपका सही आंसर था, सबने आंसर लगभग किया है। आज लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा, आपका मिडवाइफरी का सारा क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब समझिए कि आपके एग्जाम के लिए 15 से 20 नंबर तैयार हो रहे हैं। कितने? 15 से 20 नंबर बहुत मायने रखता है। इतना अंक एग्जाम के लिए एक टॉपिक से बहुत मायने रखता है। चलिए, कह रहे कि मानव विकास में भ्रूण अवधि किससे शुरुआत होती है और कब तक चलती है? मानव विकास में भ्रूण की जो अवधि है किससे शुरुआत होती है और कब तक चलती है? पहला है प्रथम सप्ताह से शुरुआत होती है और छठे सप्ताह तक चलती है। भ्रूण के विकास के बारे में पूछ रहा है। दूसरा है कि तीसरे सप्ताह से आठवें, तीसरा ऑप्शन है आपका छठे से 12वें सप्ताह। चौथा है 9वें से 16वें सप्ताह तक। तो ये कब से कब तक चलता है और कब से मतलब कि स्टार्ट होता है, कब जाकर एंड होता है, मतलब कि भ्रूण के बारे में पूछ रहा है। तो फटाफट आंसर करिए। जैसे कि आंसर बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है, बी और सी आ रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब से कब तक? तो तीसरे से 8वें सप्ताह तक। कब से कब तक? तो इसका तीसरे से 8वें सप्ताह तक। इसके मतलब कि शुरुआत तीसरे सप्ताह से होते हैं, अंत 8वें सप्ताह से होते हैं। उसके बाद दूसरा रूप ले लेते हैं। जैसे क्या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो स्टार्टिंग में क्या होती है? जैसे कि मेल का स्पर्म आता है, जैसे मेल का स्पर्म आता है और फीमेल का अंडाशय आता है, तो ये दोनों मिलकर क्या होता है? मतलब कि जायोट युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। धीरे धीरे समय बीतता है तो उससे क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद बेबी का रूप लेने लगता है, इन्फेंट बेबी का। चलिए, इसका आंसर करिए। कह रहे कि मानव में प्रारंभिक गर्भ अवस्था को बनाए रखती है। मतलब कि मानव में, मानव मतलब कह रहा है तो फीमेल बॉडी में ही होंगे। तो मानव में प्रारंभिक जो गर्भ अवस्था होती है उसको मेंटेन कर कर कौन रखती है, इसके बारे में बताना है कि मेंटेन कर कर कौन रखती है। प्लेसेंटा मेंटेन करती है या कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करती है, स्तन, या ग्राफियन प्यूटेस। तो स्तन तो ऐसे है नहीं, स्तन का मेन रोल तो है नहीं कि वो गर्भ अवस्था को बना के रखेगी, तो ये तो होगा नहीं। वैसे भी इसको एलिमिनेट आप कर सकते थे। तो आंसर होगा क्या, बता दीजिए आप लोग। जैसे कि आंसर आ रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं। बी आपका बिल्कुल सही है। ऋषिकेश, रेणु, विकास, अंजनी, ज्योति, रिया, निशा, सबका लगभग सोनी, सबका बी आ रहा है, मतलब कि कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या करता है? तो ये मतलब कि मानव में जो प्रारंभिक गर्भ अवस्था होती है उसको मेंटेन करके बनाकर रखती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। और सब आंसर सही कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों का तैयारियां किस तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रही है। और इसी तरीके से बेहतरीन आपका तैयारियां चलते रहेंगे तो निश्चित आपका रिजल्ट होने वाला है इसमें भी। और बीटीएससी जो परमानेंट बहाली देने वाला है उसमें भी, बीटीएससी एएनएम में भी, और ये संविदा एएनएम में भी। पहले तो संविदा एएनएम का रिजल्ट सारे कुछ होंगे। चलिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर इसमें हो गया रिजल्ट तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बीटीएससी में भी हो जाएगा। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जननांग है? अंडाशय, ओवरी, क्लाइटोरिस, गर्भाशय, यूटेरस। तो क्या लग रहा है? दो तो आपको ऐसे ही देखने से लग रहा है कि क्या, कि ये मादा जननांग है। मादा जननांग के बारे में पूछ रहा है ना, तो ओवरी, ठीक है, ये हो जाएगा उपयुक्त, सभी हो जाएगा। दो तो ऐसे ही लग रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछता तब भी होता, ठीक है। तो डी ही ऑप्शन होंगे इसका सही। चलिए, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। कह रहा है कि ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन रूप है? जो ब्रेस्ट होती है वो किसका मॉडिफिकेशन, मतलब कि उसका जिस मॉडिफाई करता है ना कोई चीज़ का, उसका मॉडिफिकेशन कर रहा है कि रूप होता है किसका? श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड का, या
सीबेशियस ग्रंथि का या थायराइड ग्रंथि का, एक और ऑप्शन होंगे आपका, नीचे आपका डी ऑप्शन होगा नेक्स्ट पेज पर, पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो ये किसका मतलब कि मॉडिफिकेशन रूप है, किस ग्रंथि का, ब्रेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो फटाफट आंसर करिए, जैसे कि आंसर आ रहा है, सबका आंसर लगभग आ रहा है श्वेत ग्लैंड, मतलब कि श्वेत ग्लैंड के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, इसी का क्या है ये, तो ब्रेस्ट मॉडिफिकेशन रूप ब्रेस्ट ग्लैंड का, जो श्वेत ग्लैंड होते हैं उन्हीं का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, और सबने इनका आंसर बी किया भी है। चलिए, इसका भी आंसर तो सब कर देना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहिए। आप सब इसके इस टाइप से क्वेश्चन के लिए धुपारंगत हो गए हैं। डिटेल्स में इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता चुके हैं। गर्भाशय का वह समय अवधि, जो टाइम पीरियड जिसे प्रथम तिमाही कहते हैं, जैसे कि अभी ही हम बताए थे कि 9 महीना का जो गर्भधारण होते हैं उसको 3 ट्राइमेस्टर में 3-3 महीना करके बांटते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। मतलब पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और चौथा मतलब कि तीसरा तिमाही, मतलब कि अलग अलग तिमाही में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए 9 महीना को 3 तिमाही में बांटा गया है। तो प्रथम तिमाही को सप्ताह में पूछ रहा है, 3 महीना कितना सप्ताह होंगे, तो शुरुआती के 12 सप्ताह, क्या होगा, प्रथम से 12 सप्ताह होंगे ना। 12 सप्ताह में अगर आप 12 में 4, एक सप्ताह में 4, 4 एक महीना में 4 सप्ताह होता है ना, तो 4 से भाग देंगे 12 सप्ताह में, तो 3 महीना हो रहा है, तो क्या होंगे, ए आंसर हो जाएगा। और ये सारे स्टूडेंट बता रहे हैं, रेणु, विकास, निशा, पूजा, नंदिनी, रिया, ज्योति, सिंपा, अंजलि, सबका आंसर लगभग आ रहा है क्या, ए। तो क्या होंगे, तो गर्भ अवस्था की जो प्रथम तिमाही होती है वो 12 मतलब कि स्टार्टिंग से 12 सप्ताह होती है। और दूसरे तिमाही कब से कब होते हैं, इसको भी बता दीजिए। गर्भ अवस्था के दूसरे तिमाही कब से कब होती है, पहला तिमाही 1 से 12 सप्ताह तक होती है, तो दूसरा कब से होंगे, तो अगला मतलब कि 12 सप्ताह, मतलब क्या 13 से 18 तक जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, तो आपका दूसरा तिमाही हो जाएगा। पहला तिमाही प्रथम से 12 सप्ताह तक, दूसरा तिमाही 13 से 28 सप्ताह तक, जो गर्भ अवस्था की 9 महीना की अवधि होती है, जिसको पहला, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर, 3 मतलब कि तिमाही के टर्म में उसको बांटा जाता है। पहला तिमाही 1 से 12 सप्ताह, दूसरा 13 से 28, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों ने 15 का सी कैसे कर रहे हैं, सी थोड़ी ना होगा, रिसेस सी कैसे होंगे, अच्छा हाँ हाँ हाँ। ओ, मैं मिस्टेक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कि ऊपर नीचा हो गया, ऑप्शन ऊपर नीचा हो गया। सप्ताह कब से कब, तो पहला तिमाही 1 से 12, दूसरा कब से होंगे, तो 13 से 28 सप्ताह इसका। और इसी तरीके से तीसरा कहाँ से हो जाएगा, तो पहला हुआ था 1 से 12 सप्ताह तक, पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ था ना, और दूसरा कहाँ से हुआ था, तो 13 से 28 सप्ताह तक सेकेंड ट्राइमेस्टर, तीसरा कहाँ से होंगे, तो 29 से 40 हो जाएगा। कब से कब तक, तो 29 से 40, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तीनों एक जगह लिख भी दिए, तो सबने आंसर कर भी रहे हैं। 16 का आंसर सबका लगभग आ रहा है। ये हिमांशु राज भी ये बता रहे हैं, श्वेता का, अंजनी कुमारी का, ऋषिकेश का, पूजा का, रिया का, सोनिया परवीन अभी जुड़े हैं। चलिए सोनिया जी, आज लंबा क्लास होंगे। उसके बाद सोनी कुमारी का भी ये है, नंदिनी, नेहा, उसके बाद निशा कुमारी, निशा सी कैसे बता रहे हैं, 15, अच्छा 15 पे ही है अभी। उजाला, विकास, सबका है, तीनों ट्राइमेस्टर लिख दिए, अब तो किसी का गलती होगा नहीं। इसका बता दीजिए, उसी से रिलेटेड है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार अभी तक एएनएम के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग तो गलती नहीं करिएगा, इस टाइप से बहुत बार बता चुके हैं। जो नए, जिसके लिए नया रहता है वो गलतियां कर देते हैं, जैसे ही देखते हैं 9 महीना, 9 महीना टिक करके आ जाता है। लेकिन क्या, मानव में गर्भ अवस्था की जो अवधि, सब जीव जंतु का अलग अलग गर्भ अवस्था होती है। जैसे बकरी का कम होता है, गाय का, भैंस का, हाथी का, सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर मानव का पूछ रहा है, तो मानव का कितना होता है, अगर ऐसे हम बात करें कैलेंडर महीना में, तो 9 महीना 7 दिन होते हैं। उसके बाद दिन में 280, इसको कन्वर्ट करिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 290-80 दिन आएगा। और ल्यूनार महीने में क्या होंगे,
तो 10 ल्यूनार महीना होता है। मतलब कि पीरियड को, समय को मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग जॉर्जिया कैलेंडर और भी जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से ल्यूनार महीना में 10 महीना, कैलेंडर महीना के हिसाब से 9 महीना और 280 दिन। तो तीनों आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और सबने आंसर किया भी है। सोनिया जी सिर्फ बी कैसे होंगे, डी आंसर ना होगा, 17 का डी ना होगा, मतलब कि तीनों ना है। ल्यूनार महीना भी क्या है, मानव के गर्भावस्था की अवधि है। कैलेंडर महीना के हिसाब से इतना, दिन के हिसाब से इतना, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर करिए, सबका आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड का समय है, आंसर करिए सारे। सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है, मतलब शुरुआती सप्ताह, मतलब कि शुरू ये पहला सप्ताह जो होता है, जब गर्भ धारण करती है तो पहला सप्ताह में प्रेगनेंसी में जो गर्भाशय होती है उसका आकार कैसे होता है। कुछ स्टूडेंट ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, भ्रूण के सिर के समान, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, मुर्गी के अंडा क्या आएगा, और अंजलि का सी आ रहा है, सी बिल्कुल सही है। रेनू भी सी बता रहे हैं और सोनिया भी सी बता रहे हैं, सोनी कुमारी भी सी बता रहे हैं, अमृता, रिया, चलिए नंदिनी, रेनू, निशा, सली, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग का कह रहा है, मतलब कि सप्ताह, मतलब कि शुरू वाले जो सप्ताह, मतलब क्या, 0 से 7 दिन को क्या कहेंगे, एक दिन से 7वां दिन तक एक सप्ताह होता है ना। तो सप्ताह की प्रेगनेंसी का आकार तो ऐसा नहीं है कि शुरुआती में ही वो मुर्गी के अंडा का आकार उतना बड़ा हो जाएगा या क्रिकेट बॉल के आकार का हो जाएगा, इतना बड़ा तो होने नहीं जाएगा। तो ये कितने बड़ा होते हैं, तो शुरुआती के सप्ताह में ये भ्रूण के सिर के समान ही होते हैं। कैसा होता है, तो भ्रूण के सिर के समान इतने ही साइज का वो होता है। स्टार्टिंग का पूछ रहा है, शुरुआती सप्ताह का। तो सी जो भी स्टूडेंट बता रहे थे बिल्कुल सही था। इसका आंसर करिए, ये आंसर आप सब पूरी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्भधारण से पहले गर्भाशय का सामान्य आकार सबसे अच्छा किस प्रकार वर्णित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताइए। गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार या नाक रूप। तो किस तरीके से होता है, तो ये नख रूप का होता है। जैसे कि डी बहुत सारे स्टूडेंट कर भी रहे हैं, खुशबू कुमारी, ज्योति का सी आ रहा है, अंजलि का डी है, रेणु का डी है। तो डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगा, तो नख रूप का ये वर्णित किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन का हमको कंपाइलेशन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहे कि मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है, बताइए। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन का, फर्टिलाइजेशन का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। चलिए आंसर की हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं, अंडवाहिनी का एम्प्यूला, और बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगर मादा प्रजनन तंत्र की हम बात करें तो उसमें निषेचन का जो सबसे सामान्य स्थान होता है वो अंडवाहिनी का एम्प्यूला ही होता है। कौन होता है, अंडवाहिनियों का एम्प्यूला। तो सबका लगभग आंसर आ रहा है। ज्योति का सर आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या, और किसी को आवाज़ का दिक्कत है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद सबका आंसर, अंजलि का सी आ रहा है, उसके बाद खुशबू का, हिमांशु का, सबका सही आंसर मतलब कि लगभग आ रहा है, कम आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। इसका आंसर तो सब कर सकते हैं। क्या है कि एड्स की रोकथाम में उपयोग गर्भ निरोधक है। कौन सा इसमें से, कल हमने आपको बताया भी थे कि अभी हाल ही फिलहाल में एड्स दिवस मनाया गया था। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाए जाते हैं। तो उसको लेकर जो कि सीतामढ़ी के ही मेडिकल कॉलेज में एक स्लोगन, बहुत ही बढ़िया स्लोगन फेमस हुआ है कि अगर पति है आवारा तो कॉन्डम ही है सहारा। एड्स के लिए, बचाव के लिए वो नारे थे। तो चलिए, तो अब तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए, हमने उसको सारा क्लो ही बता दिए। नसबंदी से कैसे होंगे, मान के चलिए स्त्री का या पुरुष का नसबंदी करा दिया,
अगर उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप करता है तो क्या एड्स होने की खतरा नहीं होंगे? होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा ऑप्शन ऊपर नीचे चलिए ठीक है। तो क्या होंगे? कॉन्डम। ठीक है। मतलब कि ऑप्शन में बी दिया गया है, कॉन्डम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉन्डम बी, ऑप्शन सी के जगह पे बी आ गया है। कॉन्डम हो सकते हैं जो एड्स के लिए रोकथाम के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। नसबंदी से मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, ये गर्भधारण को रोक सकता है, चाहे पुरुष नसबंदी हो चाहे स्त्री का नसबंदी हो। इससे क्या होता है तो गर्भधारण रोक सकते हैं। कॉन्डम क्या कर सकता है तो एड्स को रोक सकता है। इसी को लेकर अभी स्लोगन आया था कि अगर पुरुष आवारा है तो उसके लिए कॉन्डम एकमात्र सहारा है। चलिए इसका आंसर करिए। प्यूटिटरी ग्लैंड स्थित होता है, ये भी कर सकते हैं। तो कहाँ पर होता है, ये तो कल ही करवाए थे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ-कुछ क्वेश्चन आगे पीछे देखने को मिल भी सकता है। तो इसका आंसर सबका लगभग आ जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर आ जाना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। मस्तिष्क पर डी बता रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, डी बता रहे हैं। चिंटा कुमारी, चिंटा नाम है आपका क्या? सोनिया भी, रेणु उजाला, सबका लगभग डी आ रहा है। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होते हैं तो मस्तिष्क पर। तो बिल्कुल सही था, कहाँ पर होते हैं? मस्तिष्क पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका बता दीजिए, एबर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या है? एबर्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है एबर्सियो प्लेसेंटा के बारे में। इसका अर्थ क्या है? अपरा का निम्न गर्भाशयी दीवार पर आरोपण होना, या भ्रूणीय झिल्ली, या सामान्य अपरा, या समय से पहले अपरा का पृथक्करण हो जाना। तो एबर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या है? आंसर की हम बात करें तो 22 का आंसर खुशबू का डी आ रहा है, प्रिया का डी है, चिंटू का डी है, पूजा का डी है, नंदिनी का, रिया का, नीलम का, नेहा का, सुशांक का भी है, श्वेता का, सब लगभग डी बता रहे हैं। डी बिल्कुल सही है। मतलब कि अगर हम बात करें एबर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ ही होता है कि समय से पहले अगर अपरा का पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण मतलब होता है अलग हो जाना, पृथक्करण मतलब अलग हो जाना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एबर्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का गर्भाशय में बहुत अहम रोल है। वो बहुत सारे मतलब कि भ्रूण तक पहुंचाने की बहुत सारी चीज़, जैसे कि आहार हो गया, ऑक्सीजन, ये सब पहुंचाने का कार्य करता है। और उसका क्लास नोट्स विथ फिगर के साथ हमने क्लास के ग्रुप में डाल रखे हैं, जिसको नहीं मिला है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसका आंसर करिए। कह रहे हैं अम्बिलिकल कार्ड की लंबाई कितनी होती है? तो ये भी कल हुआ था क्वेश्चन। अम्बिलिकल कार्ड की सामान्य लंबाई कितनी होती है? फटाफट बता दीजिए। तो कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर सब आंसर कर भी रहे हैं, सबका आंसर लगभग सी आ भी रहा है। तो कल ही हुआ है, तो जो स्टूडेंट लगातार क्लास कर रहे हैं, पेड क्लास में जुड़े हैं, तो उसके लिए तो सब आसानी है। और आप लोग चेक करते जाइए कि आपका 100 क्वेश्चन में से आज कितना सही हो रहा है। आंसर करते हैं तो नोट करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। और जिसको कम सही हो रहा है उसको नोट्स मिला हुआ है, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। नेहा रागनी, देखिए आसान और हार्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पता चलता है, यहाँ पर नहीं पता चलता। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा क्या है कि 50 सेंटीमीटर था या 75 सेंटीमीटर था। तो आपको वहाँ पर पता चलता है कि आसान तो कितना, हार्ड तो बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हार्ड लगेगा, आ रहा है तो एग्जाम का प्रेशर होता है। एक हो जाता है कि मतलब जो सारे क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो एएनएम एग्जाम में पूछा ही गया है, सारा क्वेश्चन एएनएम एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चलिए इसका आंसर करिए। कह रहे कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन काल कितना देर रहता है? जो स्पर्म होता है निषेचन के लिए शुक्राणु का जो जीवन काल है वो कितने देर रहता है? 30 घंटे का, 96, 80 या 48 घंटे का? तो आंसर की हम बात करें तो 48 घंटे ज़्यादातर बता रहे हैं। नेहा, रागिनी, निशा, पिंकी, रेणु, सबका, अंजलि, सबका आंसर लगभग डी आ रहा है, मतलब कि 48 घंटे। तो डी आपका ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। ठीक है,
डी ऑप्शन होंगे 48 घंटा। कितना हो जाएगा? 48 घंटा हो जाएगा। मतलब कि निषेचन के लिए शुक्राणु का ये इतना देर का होता है। तो इसमें मतलब कि जान रहता है, ये मतलब कि एक्टिव मोड में एक्टिव रहते हैं। इसका करिए भ्रूण का तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र जैसे हमारा मस्तिष्क भी है ना, तो वो तंत्रिका तंत्र से ही मिलकर बना है। उसी तरीके से बोल रहा है। और भ्रूण जो हमारे मस्तिष्क का तंत्रिका है, उसका डिवीजन नहीं होता है। बाकी जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसका डिवीजन हो जाने पर मृत्यु नहीं होती, लेकिन ज्यों ही मस्तिष्क वाले तंत्रिका तंत्र का डिवीजन होता है, अलग होता है, तो जैसे चोट लगने पर उसका फ्रैक्चर या टूटेगा, तो इसलिए मस्तिष्क में चोट लगने पर तुरंत आदमी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भ्रूण की तंत्रिका तंत्र बना रहता है किससे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मीजोडर्म। बी है। उसके बाद नेहा का भी बी है, रिकेश का, अमृता का, रेणु का, निशा का, रागनी का, सबका लगभग। श्वेता, क्या श्वेता पीछे है अभी? चलिए, तो बी आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो होती है वो भ्रूण का तंत्रिका तंत्र से बनता है। ठीक है, भ्रूण का जो तंत्रिका तंत्र है वो एक्टोडर्म से ही मिलकर बनते हैं। किससे? तो एक्टोडर्म से मिलकर बनते हैं। तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर बता रहे थे। इसका आंसर करिए। इसके बारे में भी हमने कल के क्लास में डिटेल्स में बताए भी थे। मिनार्की के बारे में पूछ रहा है कि शुरू होने की औसतन आयु क्या है? इसका भी गलती नहीं होना चाहिए। मिनार्की अलग होता है, पीरियड अलग होता है। पीरियड मतलब कि कह सकते हैं मिनार्की पीरियड का ही भाग है, लेकिन ये एक टर्म यूज किया गया। मिनार्की का मतलब ये होता है कि जब कोई महिला, महिला नहीं लड़की कह सकते हैं, कोई भी गर्ल्स जब युवान अवस्था में आती है, तो उसका जो पहला पीरियड आती है उसी को मिनार्की कहा जाता है। पीरियड मतलब कि वो प्रजनन तंत्र की क्षमता को दर्शाता है, कि वो मतलब कि गर्भ धारण कर सकते हैं, प्रजनन की क्षमता को वो दर्शाता है। तो वो अमूमन लड़कियों में कब आ जाता है? तो स्टार्टिंग जो पहला पीरियड होती है वो 12 से 14 वर्ष के उम्र में ही आ जाती है। ज़्यादातर लड़कियों में 12 से 14 वर्ष के उम्र में ही आ जाती है फर्स्ट पीरियड जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने सही आंसर किया भी है। तो आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? मिनार्की और पीरियड, पीरियड और मिनार्की दोनों में अंतर पता चल रहा है। पीरियड हर महीना आता है, और वही पीरियड जो पहली बार आता है किसी लड़की को, तो उसी को मिनार्की कहा जाता है। सबको पहली बार आया होगा कभी न कभी, तो ये इस उम्र में जनरली आता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मिनार्की कहा जाता है। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा मिनार्की और पीरियड को समझने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। इसका आंसर करिए। इसका भी आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कारण कि गर्भ अवस्था में अपरा और भ्रूण के वजन का अनुपात पूछ रहा है कितना होता है। फटाफट बढ़ रही है, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो कितना होता है? तो ये 1.6 होता है ना, 1.6 होता है। कितना अनुपात? 1.6 अनुपात होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अच्छा, नेक्स्ट पीडीएफ में अब हम लोगों को नेक्स्ट पीडीएफ से करना पड़ेगा, तो आप लोग 10 सेकेंड वेट करिए। नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करते हैं, वहाँ से आप लोग, अब आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पीडीएफ में है। तो चलिए सब फिर से जुड़ जाइए, नया पीडीएफ आप लोगों के लिए खुल गया है। तो चलिए, आ रहा है, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन आ गया होगा सबका, यहाँ से होगा ये ना। चलिए सब एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा से दिख रहा है? और जूम कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है? 29, माँ द्वारा महसूस की गई पहली भ्रूण की गति को क्या कहा जाता है? जब गर्भ धारण करते हैं
तो हम लोगों ने देख लिया कि कब वो भ्रूण का रूप ले लेता है। तो भ्रूण मतलब कि एक मूवमेंट आ जाता है, भ्रूण में क्या आ जाता है, तो मूवमेंट आ जाता है, वो गति करने लगता है। तो वही पूछ रहा है कि उसका मूवमेंट जो गति है वो कब, मतलब कि उसको कहते क्या है, बिजली कहते हैं, या त्वरित करना कहते हैं, सगाई, या मत पत्र। तो क्या कहा जाता है, अगर माँ पहली बार महसूस करता है भ्रूण की गति को तो उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे कि सबका आंसर बी आ रहा है, नंदनी का, रेणु का, निशा का, प्रिया का, सोनी का, ममता का, पूजा का, चिंटू का, चिंटा का भी है। उसके बाद नेहा का भी बी है, सबका लगभग बी आ रहा है, सोनिया जी भी बी बता रहे, ममता का भी बी है। तो चलिए बी आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो मतलब कि ये क्या होता है, ये त्वरित करना उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, त्वरित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबको क्लियर दिख रहा है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था में योनि संश्लेषण का नीला होना चिन्ह है किसका। गर्भ अवस्था में योनि संश्लेषण, सॉरी संश्लेषण, संश्लेषण है, योनि श्लेष्मल है, उसका नीला होना कौन सा चिन्ह होता है। चैडविक सिंह कहलाता है, या गुडेल साइन, या हैगर साइन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे कौन सा साइन कहा जाता है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। तो इसे किस साइन से जानते हैं, तो हम लोग इसे चैडविक साइन से जानते हैं। किससे, चैडविक साइन से। आगे आप लोग को गुडेल साइन, हैगर साइन सब पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को उस पर देखने को मिलेंगे। और सारे स्टूडेंट ए आंसर किए भी है। विकास का, रेणु का ए है, निशा का, रेणु का, पूजा का, चिंटा का, अंजलि का, नंदिनी का, शकुंतला का भी ए है, रिया, उजाला सबका ए था। चलिए इसका आंसर कर दीजिए। इसका भी आंसर कर सकते हैं आप लोग। 39 का आंसर करिए। कह रहा है कि अंडो उत्सर्ग होने के बाद अंडाणु जीवित रहता है। इससे पहले अंडो उत्सर्ग मतलब कि अंडाशय से अंडा निकलती है ना, और क्या होता है, मेल की बॉडी से स्पर्म जाता है। तो स्पर्म के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कितना देर उसका जीवन काल होता है। और यहाँ पर क्या पूछा है कि अंडाणु कितना देर जीवित रहता है, मतलब कि अंडाणु जीवित रहता है कितना देर, बताइए। सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपको आ गया, शुक्राणु से भी आ गया और यहाँ पर अंडाणु से भी आ गया है। तो किसी के शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आएंगे तो घबराइएगा नहीं, आसानी से बताइएगा। तो यही रहता है, मतलब कि आपको याद रखना है। अब अंडाणु आएगा तो ये नहीं कि एग्जाम में कंफ्यूज करोगे, शुक्राणु आया तो ये नहीं कि उसका कितना समय काल था, यही मतलब कि हार जीवन काल। तो इसकी हम बात करें तो वो 12 से 18 घंटा। सी आप लोग जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। कितना रहता है, तो 12 से 18 घंटा तक का, ठीक है। और सबने आंसर किया भी है, सबका आंसर लगभग ज़्यादातर का आया भी आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन के मतलब कि जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे इसका आंसर करिए। कह रहा है कि प्रारंभिक गर्भ अवस्था बनाए रखता है, इनमें से कौन है जो प्रारंभिक गर्भ अवस्था को बना के रखता है। गर्भनाल जिसको प्लेसेंटा आप लोग कहते हैं, गर्भनाल, प्लेसेंटा, या पीताम्बर जिसको पीतपिंड, या कार्पस ल्यूटियम जिसको बोलते हैं स्तन, या इसमें ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो कौन है जो गर्भ अवस्था को बनाए रखता है, कौन सी गर्भ अवस्था बोला है, तो प्रारंभिक गर्भ अवस्था। तो प्रारंभिक गर्भ अवस्था को बनाए रखने का किसका कार्य है, किसका उत्तरदायित्व है, तो ये पीत पिंड का है, मतलब कि कार्पस ल्यूटियम का है। किसका है, कार्पस ल्यूटियम का। और सबने आंसर किया भी है, ज़्यादातर स्टूडेंटों ने आंसर किए भी है बी आंसर। अगर हम बात करें तो किसका किसका आंसर आया है, नंदिनी, नेहा, इन सबका आंसर आया हुआ भी है। रिया भी बी बताए थे, उसके बाद नेहा, रागनी सी बता रहे थे, और सोनिया का सी था, रेणु सी नहीं होंगे। स्तन कैसे होगा, स्तन गर्भ अवस्था को मेंटेन करता है क्या, 32 ही है ना, 33 है ये, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होंगे। रेणु भी बी बताया, चिंटा का भी बी है, सबका लगभग ज्यादातर का बी आंसर आया हुआ भी है। हेमा भी बी बताए, श्वेता कुमारी भी बी बताए। चलिए इसका आंसर कर दीजिए अब।
आप लोग इसी तरीके से पीडीएफ से रिवाइज करते रहिएगा तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। धनंजय जी अभी जुड़े हैं, चलिए। और जिसको पीडीएफ नहीं मिले हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास के जो ग्रुप है उसमें हम आपको जोड़ देंगे, पेड क्लास ग्रुप में। वहाँ से आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेज मिलेंगे, और जो आगे की क्लास नोट्स है, जो क्लासेज है, वो आपको मिलते रहेंगे। इसका आंसर कर दीजिए, नंबर नोट्स कर लीजिएगा आप लोग और क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा व्हाट्सअप करके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का प्राथमिक लक्षण है? इनमें से कौन सा है जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्राथमिक लक्षण है? फटाफट आंसर करिए, सबका आंसर आना चाहिए। पहला है बहुमूत्रता, वजन बढ़ना, तीसरा अनियमित मासिक, चौथा है आपका उल्टी करना। तो क्या होगा? अगर हम बात करें गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का प्राथमिक जो लक्षण है वो क्या है, तो अनियमित तरीके से मासिक धर्म। क्या होगा? अनियमित मासिक धर्म। अगर आंसर की हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने सी आंसर किया है। चिंता, सोनी, नेहा, उसके बाद ज्योति का है, चांदनी, नेहा, श्वेता, सबका आंसर, अंजलि, लक्ष्मी, सबने सी आंसर राइट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अनियमित मासिक धर्म के कारण गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का मतलब कि लक्षण बना रहता है। इसका भी आंसर कर सकते हैं आप लोग। कारण कि गर्भनाल जो प्लेसेंटा होती है, हमने बताए थे ना स्टार्टिंग में, जहाँ पर प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे हमने जिक्र किए थे कि प्लेसेंटा ऑक्सीजन मतलब कि जो हमारा गर्भाशय में जो बेबी रहते हैं उसको पहुंचाने का कार्य करता है, पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है, भ्रूण तक पहुंचाने का यही ना कार्य करता है। तो वही प्लेसेंटा गर्भनाल में जो रक्त वाहिकाएं होती है, जो रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, उसमें होता है क्या, दो वेन या दो आर्टरी होती है जिसको धमनी और शिरा कहते हैं। चलिए, तो क्या है, दो धमनी या दो शिरा, दो शिरा या एक धमनी, एक धमनी एक शिरा, दो धमनी या एक शिरा? तो बताइए, गर्भनाल में जो प्लेसेंटा होती है उसमें रक्त वाहिका होती है, क्या कितना होता है? दोनों की सहायता से मतलब कि रक्त पहुंचता है। एक मतलब कि प्यूरिफायर रक्त को ले जाता है, एक रक्त को ले जाता है प्यूरिफाई करने के लिए। तो कितने इसमें क्या होती है? क्या बिहार पुष्पांजलि कुमारी, बिहार क्या मतलब बिहार एएनएम का उसी का क्लास हो रहा है ना। तो आंसर की हम बात करें तो सब बता रहे हैं दो धमनी एक सिरा। डी ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर है आपका, दो धमनी और एक सिरा। क्लास के ग्रुप में एग्जाम अभी क्लास हो रहा है ना, क्लास के ग्रुप में एग्जाम के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको। बीटीएससी एएनएम सारे एग्जाम की जानकारी मिलते हैं। चलिए, कितना होता है गर्भनाल में जो रक्त वाहिका होती है वो दो धमनी और एक शिरा होती है। जिसको इसकी हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है कहाँ पर होता है? फ्लोपियन ट्यूब। और फ्लोपियन ट्यूब में होता है तो कहाँ, ऊपर पूरे वाले हिस्सा में या निचली वाले हिस्सा में? इस पे भी क्वेश्चन आया था कल की क्लास में। तो दो ऑप्शन और नीचे होंगे, पहला है गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब, श्रेणी और योनि। योनि मतलब योनि तो क्या है, एक मतलब कि मतलब कि बाहरी आवरण है जिससे माध्यम से ये जो कह सकते हैं स्पर्म जाने का कार्य करता है, मतलब कि एक माध्यम है। लेकिन निषेचन होता कहाँ है? तो जैसे कि आंसर की बात करें तो सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। सोनिका भी है, नंदिनी का, रिया का भी है, पुष्पांजलि का भी, उसके बाद रिया, दो रिया है, चिंटू का भी जी है, हेमा का भी बी है। चलिए, बी बिल्कुल सही है। फ्लोपियन ट्यूब में होता है, फ्लोपियन ट्यूब के निचले हिस्से में। कहाँ होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब के निचले हिस्से में। तो बी आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे। तो ज्यादातर स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, इसका भी आंसर कर दीजिए। इसका आंसर किसी का गलत होना नहीं चाहिए। कहा कि प्रसव संबंधित संकट अवस्था के लिए उदाहरण है। तब तक हम पानी पी लेते, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका है गर्भाशय का सूजन, प्रातः वमन, गर्भाशय का फट जाना या गर्भाशय में एमीनिया।
तो प्रसव संबंधित संकट अवस्था का उदाहरण इसमें से कौन होगा? संकट तो जानते हैं ना आप लोग, क्या हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं। निशा, विकास, प्रवेश, नेहा, श्वेता का सी आ रहा है, अमृता का सी, अंजलि का सी है, रेणु का सी है, नेहा कुमारी अभी 35 पे ही है। तो सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ होता है, मतलब कि क्या इसका कारण है? तो प्रसव संबंधित जो संकट अवस्था का उदाहरण है वो है क्या, गर्भाशय का फट जाना। ये संकट ही न हुआ प्रसव के लिए, ये तो संकट ही हुआ, गर्भाशय का फट जाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे भी आप क्वेश्चन पढ़ कर भी आंसर कर सकते थे आसानी से। इसका आंसर करिए। मासिक धर्म के साथ ज्यादा दर्द होता है, मतलब कि मासिक धर्म के साथ ज्यादा दर्द है क्या? मिनीपॉज या मिनोरेजिया या एमेनेरिया या डिस्मेनोरिया? तो क्या होता है मासिक धर्म के साथ ज्यादा दर्द है क्या चीज में? बताइए, फटाफट आंसर करिए। और आंसर की हम बात करें तो 37 है ना, 37 का आंसर रेणु जी डी बता रहे हैं, पुष्पांजलि का डी आ रहा है, लक्ष्मी डी बता रहे हैं, सोनिया जी भी डी बताए थे, और भी सारे स्टूडेंट डी बताए थे, पुष्पांजलि भी बताए थे, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं डी। डी बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। तो गुड इवनिंग, खुशबू अभी जुड़े हैं, चलिए ठीक है। प्रवेश भी, सोनिया परवीन भी डी बता रहे हैं, तो चलिए डी आपका बिल्कुल सही है। काजल वर्मा भी डी बता रहे हैं। डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया में ज्यादा दर्द मतलब मासिक धर्म के साथ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी आप सबका बिल्कुल सही था। खुशबू कुमारी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग काजल, ये क्या लिख रहे हो? अच्छा, आप पहचानते हो काजल को? चलिए इसका आंसर करिए। सिफिलिस का कीटाणु। हाँ, आप लोग जैसे क्लास होता है ना, जो आपका फ्रेंड होंगे जो एएनएम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के पास ग्रुप भी होंगे, तो उसमें इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि उसे भी बेनिफिट मिल सके और भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ भी सके। तो ज़रूर आप लोग उसको सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मिडवाइफरी का ज़्यादातर क्वेश्चन हो करवा रहे हैं। तो सिफिलिस का कीटाणु क्या है? ई कोलाई, दूसरा ऑप्शन है ट्रोपोनीमा पैलिडियम पैलिडम, या तीसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, चौथा है विब्रियो। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर की हम बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट बी बता रहे हैं मतलब कि ट्रोपोनीमा पैलिडियम। तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर बता रहे हैं, बी आप लोगों का सही आंसर होंगे। तो चिंटू, काजल वर्मा, पुष्पा, अंजलि, रेणु, रिया, उसके बाद सोनी, सबका आंसर लगभग आ रहा है, ठीक है। बी बिल्कुल सही था आप लोगों का आंसर। इसका भी आंसर कर दीजिए। FHS, फेटल हार्ट साउंड। क्या होता है? फेटल हार्ट साउंड। सामान्यतः फेटल हार्ट साउंड एफ ऐसे लिख देते हैं, FHS, फेटल हार्ट साउंड कर सकते हैं, जो कब मतलब कि होता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार ये सुनाई देता है? 120 से 180, 120 से 140, 100 पर मिनट के हिसाब से पूछ रहा है, 1 मिनट में कितनी बार ये सुनाई देता है। तो 39 का भी सबका आंसर लगभग बी आ रहा है। अमृता का, रेणु का, प्रवेश, अंजलि, रीना, पुष्पा, विकास, सबका लगभग बी आ रहा है। 140, 120 से 140 तक बता रहे हैं पर मिनट में। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इतना के जो एवरेज में ये मतलब कि ये फेटल हार्ट साउंड सुनाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चिंटा, चिंटू कुमारी, चिंटा नहीं, चिंटू, ओके ठीक है। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि 8वें सप्ताह जो होता है गर्भावस्था का, 8वें सप्ताह से अत्यधिक रक्त संवहन के कारण योनि मार्ग के लेटरल जो फोर्निसेस में बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन तो बड़ा आ गया।
तो घबरा जाइएगा आप लोग, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान ही है। 8वें सप्ताह से अधिक रक्त जो संवहन के कारण योनि मार्ग के जो लैटरल फोर्निसेस में जो बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ओसिएंडर चिन्ह, गुडैल चिन्ह या ज़ाइक्वियर चिन्ह या हाइगर चिन्ह, तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ओसिएंडर चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिएंडर चिन्ह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करिए। कह रहा है कि डिलीवरी की संभावित तिथि ईडीडी की गणना हेतु किस रूल का उपयोग किया जाता है? मतलब कौन से किसने, मतलब कि ये रूल दिए थे, डॉन्स जी ने, या डॉन्स फॉर्मूला दिया था, या मैकडोनल्ड्स रूल्स आए थे, या नेगल्स रूल, या रूल्स ऑफ नाइन, या इनमें से कोई भी रूल नहीं है। तो डिलीवरी की संभावित तिथि को गणना करने के लिए, जैसे कि होता है ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं ना कि इस सप्ताह में इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो वही किस रूल के अनुसार से ये मतलब कि पता लगाया जाता है। आंसर की हम बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट सी आंसर बता रहे हैं, निगेल्स रूल। तो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सी बता रहे थे बिल्कुल सही था। ज़्यादा स्पीड में अभी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करना है, इसका आंसर करिए। कहा कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने के कारण होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने का कारण होता है, मतलब कि प्लेसेंटा प्रीविया में योनि जांच नहीं करने का कौन सा रीजन है? चिंटू का, चिंटू नहीं, चिंटा लिखते हैं, कभी चिंटू लिखते हैं। अच्छा चलिए, रेनू का बी है, निशा का, काजल का बी है, अमृता का सी आ रहा है, पुष्पा, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो क्या होंगे? तो मतलब नहीं है ऑप्शन, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। तो बी आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त स्त्राव बी। अच्छा, इसलिए कंफ्यूजन आ रहा था ना, बी और सी ऑप्शन ऊपर नीचे था, तो क्या हो जाएगा? तो रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव के कारण ही मतलब कि प्लेसेंटा प्रीविया में योनि जांच मतलब कि नहीं करने का ये रीजन है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि रक्त स्त्राव है, लेकिन बी के स्थान सी के जगह पे आ गया है। इसका आंसर करिए। काजल वर्मा को सब जानते हैं, सबका सीनियर हो आप क्या काजल जी? चलिए इसका आंसर कर दीजिए। कह रहा है कि माँ का दूध बढ़ने की दवा इसमें से कौन सा है? किस दवा से? अभी हम लोगों ने देखे थे स्टार्टिंग में कि जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसको दूध बढ़ने के लिए कौन से आहार, किस युक्त आहार को सजेशन देना चाहिए। तो वहाँ पे हमने कैल्शियम युक्त देखे थे। यहाँ पे क्या है, सोनिया जी का सी आ रहा है, ऑक्सीटोसिन। चलिए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट बता रहे हैं बी, मतलब कि मेटाक्लोरो पैरामाइड। तो बिल्कुल सही आंसर है, मेटाक्लोरोपैरामाइड मेडिसिन है जो कि दिए जाते हैं, किस लिए? तो माँ के दूध को बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेनू का आंसर सही था, रिया का, बहुत सारे स्टूडेंटों ने सही आंसर किए भी है, श्वेता भी, श्वेता सिन्हा का भी बी था। चलिए, धनंजय, काजल वर्मा, सबका लगभग सही आंसर आया हुआ है। इसका आंसर कर दीजिए। कह रहा है कि बुखार वाला ताप, बुखार में तापमान होता है ना, और परेशान नींद, मूड में गड़बड़ी, मूड में कभी कभी होता है चिड़चिड़ापन, तो कह रहा है कि मूड में गड़बड़ी की अवधि के दौरान देखा जाता है क्या चीज? रज्जो निवृत्ति के दौरान ये सब चीजें देखने को मिलता है, या गर्भ अवधि मधुमेह के दौरान, या ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान, या रज्जो निवृत्ति के दौरान। तो किस दौरान ये सब मतलब कि बुखार वाला तापमान, परेशान नींद से परेशान, मूड में गड़बड़ियाँ, ये सब कब होती हैं?
तो ये रज्जो निवृत्ति के दौरान, कब? तो रज्जो निवृत्ति के दौरान। और सबका आंसर लगभग सही आंसर आ भी रहा है, जैसे कि रेणु का, उसके बाद अमृता, विकास, सोनिया का, सबका लगभग आंसर डी आ भी, सोनिया परवीन भी बता रहे हैं, रिया। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर करिए। आज सुबह वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन जो बता रहे हैं, वहाँ पे मेडिसिन का पूछा है। चलिए इसका बताइए, कह रहा है हार्मोन के बारे में नहीं पूछा है। ऑक्सी मतलब कि वहाँ पर मेडिसिन के बारे में, हार्मोन के बारे में नहीं पूछा है कि कौन सा हार्मोन बढ़ाता है। क्वेश्चन सही से पढ़िए। कह रहा है कि आज सुबह एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि यह उसका पहला बच्चा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इस सबसे उपयुक्त माना जाएगा? तो कौन सा लक्षण उपयुक्त होंगे? माँ और बच्चे के लिए जल्दी छुट्टी, माता पिता की भूमिका तेजी से अपनाना चाहिए, या माता पिता दोनों की प्रभावी शिक्षा। इस तरीके से भी लॉजिकली क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको लगेगा क्या कि मतलब ये तो सिलेबस टाइप से नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये लॉजिक माइंड बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नकारात्मक कैसे होंगे? डी कैसे कर रहे हैं? तो सी आंसर होंगे माता पिता की प्रभावी शिक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईओडी सम्मिलित की आम जटिलता क्या है? आईओडी आप सबको हमने बता रखा है बहुत बार कि जैसे कि योनि मार्ग से जो टी शेप का ऐसे मतलब कि लगाया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि गर्भधारण को रोकता है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि आईओडी सम्मिलित, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स है वो क्लास के ग्रुप में डाला हुआ है। आईओडी सम्मिलित की सबसे आम जटिलता क्या है? रक्तस्राव का, छिद्रन का, या क्या चीज़ का? अनियमित गर्भाशय का। तो सबसे आम जटिलता क्या है? रक्तस्राव का। रक्तस्राव का ही खतरा बना रहता है, इसी का इसमें जटिलता रहती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि बच्चे को जन्म के बाद होने वाली योनि स्त्राव को क्या कहा जाता है? बच्चे के जन्म के बाद योनि से जो रक्त स्त्राव होते हैं उसको क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करिए। क्या कहते हैं उसको? उसे हम लोग लोचिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोचिया। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट डी आंसर कर भी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की प्राथमिक विशेषता क्या है? गर्भाशय ग्रीवा में जो कैंसर होती है उसकी प्राथमिक विशेषता क्या है? पहला है पॉलीयूरिया, दूसरा अनियमित मासिक धर्म, इस तरीके से सिर दर्द, एनोरेक्सिया। तो क्या होगा? तो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जो प्राथमिक विशेषता है वो कौन सा है? तो वो है अनियमित तरीके से मासिक धर्म। क्या हो जाएगा? अनियमित मासिक धर्म। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट बी आंसर कर भी रहे हैं। इसका आंसर करिए। कह रहे हैं कि प्रसव पीड़ा में अपरा अपरा प्लेसेंटा का पृथक्करण या निष्कासन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? चौथा चरण में, तीसरा, पहला, या दूसरा चरण में? किस चरण में ये आता है? तो कब आता है ये? तो ये तीसरे चरण में आता है। कब? तीसरे चरण में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका हमने फिगर सहित, जैसे क्या कह रहा है कि गर्भवती स्त्री के माथे और गाल पर होने वाली परिवर्तन जो लाल भूरे धब्बे के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फटाफट बता दीजिए। लीनियर डायग्राम तो हमने बता रखे हैं। तो आज 50 क्वेश्चन ही हो पाया। बाकी का जो 50 क्वेश्चन है हमने टारगेट किए थे कि 1 आवर में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन सबका आंसर देखते हुए, सबका नाम लेते हुए, क्योंकि अगर नाम लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिएगा। क्या होगा कमेंट में बता दीजिएगा। चैट तो डिलीट हो जाएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। और फिर जब इसका नेक्स्ट क्लास होंगे जो इसका कंपाइलेशन वाला, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे देंगे, इसमें 2 पार्ट में कवर हो जाएगा। तो ये आपको अगले क्लास में देखने को मिलेंगे, इससे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं क्लास में जुड़ जाएगा। सारा नोट्स मिलेंगे, डेली क्लासेज मिलेंगे, और भी जो वैकेंसी की जानकारियां हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके, जो नहीं जुड़े हैं
वो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।